जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर प्रवीण साहनी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लास्ट वॉर। चीन भारत को जंग में सिर्फ 10 दिनों में हरा देगा और बहुत आसानी से अरुणाचल और लद्दाख पर कब्जा कर लेगा। इस सब्जेक्ट को लेकर फौज में ऑफिसर रह चुके प्रवीण साहनी ने अपनी किताब द लास्ट वॉर में पड़ताल करी है। साहनी साहब आने वाले वक्त में किसी भी भारत चीन जंग को गल्फ वॉर की तरह चौंकाने वाला होने की उम्मीद से देखते हैं। तब इराक अपने सैकड़ों टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और बड़ी फौज के दम पर टक्कर देने का कॉन्फिडेंस लिए बैठा था, लेकिन अमेरिकी सेंसर्ड मिसाइलों ने स्पेस में उड़ती सैटेलाइट की मदद से जंग की तस्वीर ही बदल दी और इराक ऐसे दुश्मन से मात खा गया जो लड़ने के लिए सामने ही नहीं था। टैंक खड़े खड़े फट गए, हवाई पट्टियां अचानक उड़ गईं। लड़ने को कोई दुश्मन नहीं था। साहनी साहब को लगता है कि भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि उसकी तैयारियां भी सही डायरेक्शन में नहीं हैं। साहनी की इस पड़ताल की हकीकत क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन इस वक्त ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि ताइवान भारत को कुछ पैगाम दे रहा है और मौजूदा सरकार शायद उस पैगाम को नजरअंदाज कर रही है। खैर, पहले आपको बता दूं कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद जहां रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका ने चाइना के सपोर्ट में बयान दिया है, वहीं भारत इस मामले में बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जबकि अमेरिकी नेता के दौरे से गुस्साए चीन ने ताइवान के नजदीक मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। चीन ने ताइवान के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट सरहद के पास समंदर में कई डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जबकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की इस बीच अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी हुई है, लेकिन चीन को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। वैसे अमूमन ऐसे मामलों में खुद को न्यूट्रल जाहिर करने के मकसद से कोई मुल्क दोनों साइड से अमन बनाए रखने की अपील करता है, लेकिन ताइवान के मामले में भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अब यहाँ पर आप ताइवान की तरफ से मौजूदा भारत सरकार को दिए गए मैसेज को समझ लें। दरअसल अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने चीन ताइवान मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट पब्लिश करी है। अखबार ने ताइवान के एम्बेसडर बाओशेन गेर के साथ एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने चीन को लेकर भारत को आगाह किया है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि ताइवान के लोग नैन्सी पेलोसी के दौरे, ताइवान के साथ अमेरिकी एकजुटता और डेमोक्रेसी को लेकर उनके बयान पर क्या सोचते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ताइवान के एम्बेसडर बाओशेन गेर ने भारत का जिक्र भी करते हुए कहा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ रोशनी में फलती फूलती है। अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए चीन के नेग्लिजेंस और इंटरनेशनल कानूनों के वायलेशन पर ध्यान नहीं दिया गया और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने चुप्पी साधे रखी तो सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि दूसरे आज़ाद और कानून के तहत चल रहे मुल्क भी इसका खामियाजा भुगतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ जानकार मान सकते हैं कि ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन के बिजी होने से हिंद महासागर की तरफ उसका ध्यान कम हो जाएगा और तब भारत चीन के साथ कुछ वक्त के लिए अमन बनाए रखने को लेकर बेफिक्र हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। साल 2020 के बारे में सोचें, जब गलवान घाटी में भारत और चाइना के बॉर्डर पर टकराव हुआ था।
ताइवान के एम्बेसडर के मुताबिक हकीकत में ताइवान और भारत दोनों ही मुल्क चीन के टोटलिटेरियन एक्सपेंशनिज्म यानी अधिनायकवादी विस्तारवाद का सामना कर रहे हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक और सेम आइडियोलॉजी वाले मुल्कों का सहयोग पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हम अपनी प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को पक्का कर सकें और दूसरे मुल्क के फाइनेंशियल और फौजी दबाव से एक साथ मिलकर खुद की हिफाजत कर सकें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर सिंपल लैंग्वेज में साफ साफ कहा जाए तो ताइवान के एम्बेसडर बाओशेन गेर ये कहना चाहते हैं कि जो आज चीन ताइवान के साथ कर रहा है, जिस पर भारत खामोश है, वो आने वाले दिनों में भारत के साथ भी हो सकता है। खैर दोस्तों, ताइवान के एम्बेसडर बाओशेन गेर और फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर प्रवीण साहनी, जिन्होंने अपनी किताब द लास्ट वॉर लिखी है और उसमें बताया है कि चीन भारत को जंग में सिर्फ 10 दिनों में हरा देगा और बहुत आसानी से अरुणाचल और लद्दाख पर कब्जा कर लेगा, इन दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन जरा नोटिस कीजिए कि पुलवामा और बालाकोट का बेहद जबरदस्त इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक तो अब मौजूदा भारत में डेली बातचीत के दौरान इस्तेमाल होने वाला वर्ड बन चुका है। गोदी मीडिया में डिफेंस पर डिस्कशन और डिबेट सिर्फ पाकिस्तान को लेकर होती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की चुनावी बहस के लिए पाकिस्तान की चर्चा काफी फायदेमंद होती है। चीन पर बस चीखता हुआ सन्नाटा है। प्रधानमंत्री चुप, मंत्री चुप, संसद चुप, मीडिया चुप, ना कोई घुसा और ना कोई आया है। 2 साल हो गए। चीन लद्दाख के अंदर बैठा है, अरुणाचल में गांव बसा रहा है, पेंगांग लेक में ब्रिज बना रहा है, सैटेलाइट पिक्चर्स और वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर गजब की खामोशी छाई हुई है। 24 महीने में संसद के 8 सेशंस हो चुके हैं, मगर स्पीकर चीन पर चर्चा को एजेंडा में लाने से पूरी तरह से बच रहे हैं। चीन के मामले में कोई बातचीत सरकार, डिफेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री करना ही नहीं चाहते हैं। अरे उन्हें छोड़िए, असल में ज्यादातर लोग भी इस पर कोई बातचीत नहीं करते हैं, और अगर कोई बहस हुई भी तो मौजूदा भारत में जुम्मा जुम्मा 8 सालों से देशभक्त बने लोग नेहरू को उल्टा सीधा बोलकर डिस्कशन खत्म कर देते हैं। खैर, अब सवाल यह है कि मौजूदा सियासी दौर में ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, किस हकीकत को भारत की जनता इग्नोर कर रही है। एक बार जरा खुद से भी पूछें और यह भी अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि दिन रात चुनाव 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 और ऑपोजिशन की सरकारें गिराने पर आमादा भारत सरकार चीन पर चर्चा के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल पा रही है। क्यों मौजूदा सरकार का फोकस सरहदों पर वॉरियर्स को स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर बिठाने से ज्यादा अपने प्यारों को संसद, विधानसभा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में बिठाने पर ज्यादा फोकस्ड है। दरअसल दोस्तों, कोई इलेक्शन हारने, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या केस हारने से पार्टी खत्म नहीं होती है, लेकिन जंग हारने से पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो सकती है। अब आपको बता दूं कि भारत 1949 से वन चाइना पॉलिसी को मानता आ रहा है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब उस पॉलिसी से है जिसके मुताबिक चीन नाम का एक ही राष्ट्र है, एक ही नेशन है, और ताइवान अलग मुल्क नहीं बल्कि उसका प्रोविंस है। भारत के रेफरेंस में वो ताइवान के साथ सिर्फ कारोबारी और कल्चरल रिश्ते ही रख सकता है, लेकिन भारत ने साल 2008 के बाद सरकारी बयानों और दूसरे मुल्कों के साथ जारी करे गए ज्वाइंट बयानों में इस पॉलिसी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। भारत ने यह फैसला तब लिया था जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने वाला बयान दिया। अरुणाचल के 2 शहरों को मंदारिन लैंग्वेज में नाम दिए और जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए स्टेपल वीजा जारी किया था। साल 2010 में ब्राजील में उस वक्त के चीनी प्रेसिडेंट हु जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ तब के भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज्वाइंट बयान में वन चाइना पॉलिसी का रेफरेंस नहीं दिया गया था।
इसके पीछे सोच ये थी कि अगर चीन भारत के लिए सेंसिटिविटी नहीं दिखा रहा है तो भारत वन चाइना पॉलिसी को दोहराने की जरूरत नहीं समझता है। वैसे ये भारत की पॉलिसी में बदलाव नहीं था, बस उसे ना दोहराने का फैसला लिया गया था और साफ तौर से यह पैगाम चीन को दिया गया था कि अगर चीन चाहता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को माने तो उसे वन इंडिया के प्रिंसिपल की रेस्पेक्ट करनी होगी। खैर, अब का तो सियासी तमाशा बिल्कुल उलट हो चुका है। आपको बता दूं कि इंग्लिश पेपर डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक भारत में चीन के दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर भारत सहित इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच एक जैसी सहमति है। और अहम बात यह है कि यह बयान नैन्सी पेलोसी के दौरे के एक दिन बाद जारी किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत वन चाइना को रिकॉग्निशन देने वाले पहले मुल्कों में रहा है और चाइना वन चाइना पॉलिसी के बेस पर भारत चीन रिश्तों के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। खैर, अब आप लोगों को ना कोई घुसा है ना कोई आया का पूरा मतलब समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, तो मुझे इजाजत दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।